सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बोला था कि इस फॉर्मेट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं। तो बेटर होगा कि अभी इस लॉकडाउन में कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निकाल लें। एंड दैट टू अभी जो सबसे बोरिंग वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कराऊंगा मैं। जो मजे वाला, जो इंटरेस्टिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी बाद में कराऊंगा, क्लासरूम में ही कराऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है, बट वो अभी नहीं, मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो अभी जो फ्लैट इंफॉर्मेशन जिसमें है वो मैं आपको कराता हूँ। तो हाइड्रोजन, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरन, ये सब मैंने आपको करा दिया है। तो आज हम ग्रुप 14 से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 14 एंड 15 ये दो ग्रुप अभी करते हैं। होपफुली तब तक लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर चीज़ें नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रुप 14 से आज स्टार्ट करते हैं, और बाय द सेम टाइम अभी आपके क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे मैं ढेर सारे क्वेश्चंस बैंक डालने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो साथ साथ उसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे कई बार करना होता है, 2-3 बार करना होता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 14 में सबसे पहले तो एलिमेंट क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं है। फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कार्बन 2s2 2p2 है, सिलिकॉन 3s2 3p2 है, जर्मेनियम 4s2 4p2 है, टिन 5s2 5p2 है, और ये 6s2 6p2। हमें इसमें मेनली कार्बन एंड सिलिकॉन पे अभी कंसंट्रेट करना है। वैसे तो टिन और लेड भी पढ़ना है, लेकिन वो अलग से सेक्शन ही अलग है, मेटलर्जी, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स कर रहे होंगे। एंड देयर वी विल बी डूइंग टिन एंड लेड इन वेरी डिटेल। दैट इज अनदर वेरी ह्यूज पोर्शन ऑफ IIT JEE सिलेबस, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। 8 मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है वहाँ पे, उसमें 2 ये हैं। अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 एलिमेंट पे फोकस करेंगे, कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहले इस ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो हम पहले जनरल प्रॉपर्टी से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सबसे पहले इनके कोवेलेंट रेडियस की बात सुनो। As we all know, down the group रेडियस इंक्रीज करता है, और इसलिए यहां भी वो होगा। लेकिन जब हम कार्बन से सिलिकॉन में जाएंगे तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस हमें ऑब्जर्व होगा। लेकिन जब सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाएंगे तो उतना बड़ा हमें इंक्रीज नहीं दिखेगा। कारण क्या होगा कि जर्मेनियम में 3d10 आ जाएगा इस 4s के पहले, टिन में 4d10 आ जाएगा, और लेड में तो 4f भी आ जाएगा।
5D के पहले 4F भी आ जाएगा, या तो 4F14 भी आ जाएगा, फिर जाके 5D10 होगा, फिर 6x2 6p2। याद करो, d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल causes very less shielding, d ऑर्बिटल्स f ऑर्बिटल्स shielding काफी कम करते, तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस पे नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस वैलेंस सेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपने तरफ और साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जब हम सिलिकॉन से कार्बन पे जाएंगे तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस हमें दिखेगा, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम पे जाएंगे तो उतना इंक्रीज नहीं होगा, जर्मेनियम से टिन जाएंगे तो और कम इंक्रीज होगा, और टिन और लेड का तो साइज ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? इन जनरल कोवेलेंट रेडियस increases down the group. However, there is significant increase in size from carbon to silicon. There is small increase in size from silicon to germanium to tin to lead. It is due to presence of filled D and F orbitals in the inner shell that causes very less shielding, which causes very less shielding, increases effective nuclear charge, hence contraction in sizes observed। समझ गए ना? ये तो हो गया साइज की बात। दूसरा मेटालिक प्रॉपर्टी। In general, metallic property increases down the group और पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। इसलिए लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में नॉन मेटल है, राइट साइड में ऊपर में नॉन मेटल है, नीचे मेटल है। यहां भी वही होगा। मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज
metallic property increases down the group. Carbon and silicon are non-metals. ये दोनों non-metals हैं. जर्मेनियम इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल है, इसलिए इसको मेटलॉइड कहते हैं. जर्मेनियम इज मेटलॉइड. टिन एंड लेड आर मेटल्स. इसके बाद आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दो और प्रॉपर्टी देखो. डेंसिटी, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होता है. उसका कारण क्या है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज होता है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होता है. वॉल्यूम और मास दोनों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मास में इंक्रीज जो है वो ज्यादा रैपिडली हो रहा है देन इन वॉल्यूम, और इसलिए मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इंक्रीज होता है. डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि डेंसिटी कार्बन ग्रेफाइट का सबसे कम होगा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, फिर लेड का. इसमें याद रखना अगर डायमंड आ जाए तो डायमंड की डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा आ जाती है. अगर डायमंड लोगे तो सिलिकॉन सबसे कम हो जाएगा, फिर हो जाएगा डायमंड, लेकिन जर्मेनियम से कम होगा. तो ये है डेंसिटी. अब इसके बाद आ जाओ एक फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट. इस ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP2, और इसलिए इसका यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है. State is +4. It also shows +2 oxidation state. Down the group, tendency to show +2 oxidation state increases. That is the most important thing जिसको हम समझेंगे इसमें. Down the group, tendency to show +2 oxidation state increases. समझ गए? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है. यानी कि अगर हम सिलिकॉन के टिन की बात करें तो टिन +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन लेड +2 ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 काफी फोर्स कंडीशन में.
इसके कारण क्या हैं? यहां पे कॉन्सेप्ट ग्रुप 13 में भी मैंने बताया था, फिर से जरा सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया होगा, ग्रुप 13 में भी बताया होगा, आज फिर बता रहा हूं, सुन लो जरा। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम फिर से जरा वापस चलें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, लेकिन इसके पीछे 3d10 भी आ जाएगा, 5s2 5p2, लेकिन इसके पीछे 4d10 भी आ जाएगा, और यहां तो 4f भी आ जाएगा, 5d भी आ जाएगा, 6s2 6p2। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑफ d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल इनर सेल में इंक्रीज होने लगता है। ऊपर वाले में तो है ही नहीं, नीचे वाले में d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल आने लगता है। एंड d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल क्या करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देता है, यानी कि न्यूक्लियस पे नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा ना? So, as we move down in a group, effective nuclear charge increases. What happens? Ionization of this s2 electron, वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन डिफिकल्ट होने लगता है और बॉटम मोस्ट एलिमेंट में जाके वैलेंस सेल के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वैलेंस सेल का 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, s वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, नहीं आयोनाइज होगा, और इसलिए वो 2 ही इलेक्ट्रॉन p वाला केवल लूज कर सकेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा। समझ में आया? सो as we move down in a group, participation of d and f orbitals in the inner cell increases, which increases effective nuclear charge, and ionization of s electrons of the valence shell, कौन वाला? ns2 becomes more and more difficult. Ionization of ns2 of the
bottom most element becomes almost impossible, and it shows oxidation state two unit less than its group oxidation state. Known as inert pair effect. तो अगर हम उन एलिमेंट्स को फिर से देखें तो कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिलिकॉन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जर्मेनियम +4 शो करता है, लेकिन जब टिन पे आ जाओगे तो इसमें अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगेगा और इसलिए ये दोनों शो करेगा, लेकिन लेड केवल +2 शो करेगा क्योंकि यहां पे जाके इनर्ट पेयर इफेक्ट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस पे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, जरा सा उसको देख लो। क्वेश्चन आता है कि SnCl2 stannous chloride is a reducing agent but PbCl2 is not. It is stable. Why? SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस यानी खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो स्टेनस कैन बी ऑक्सीडाइज टू स्टेनिक, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। lead not oxidized due to inert pair effect, hence stable, and PbCl2 does not act as reducing agent। ये बात ग्रुप 13 में भी ग्रुप 15 में भी एज सच अप्लाई होता है और पूछा जाता है। अब मान लो अगर इसको हम रेफरेंस लें ग्रुप 13 का, तो ग्रुप 13 में बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। NH2NP1 इसका ग्रुप वैलेंसी है 3। इंडियम पे जब आएंगे तो ये +3 के साथ +1 भी शो करेगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल का 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट अब शो करने लगेगा। और जब थैलियम पे आओगे तो सिर्फ +1 शो करेगा। दैट इज द रीजन वाई इंडियम क्लोराइड इज रिड्यूसिंग एजेंट बट थैलियम क्लोराइड इज नॉट। वही एक्सप्लेनेशन है। ग्रुप 15 में आ जाओ। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। +5, लेकिन +5 एंड +3
H2P3, H2P3, H2 वाला इनर्ट हो जाएगा तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो सकेगा, ओनली +3। सो SbCl3 is a good reducing agent, but BiCl3 is not, and that is all due to inert pair effect। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये था प्रॉपर्टी नंबर, और पीछे चला गया 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आ जाओ 5। नेचर ऑफ ऑक्साइड। कॉमन ऑक्साइड कार्बन का CO2 है, सिलिकॉन का SiO2 है, जर्मेनियम का GO2 है। दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। लेकिन टिन का जो कॉमन ऑक्साइड है वो SnO है। लेड का कॉमन ऑक्साइड है PbO, एंड दे आर amphoteric, means reacts with both acid and base। समझ गए? वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। तो एक पॉइंट इसमें और देख सकते हैं कि हायर ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, जबकि CO2 कार्बोनिक एसिड एसिडिक होता है। सो हायर ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। समझ गए? तो ये हो गया ऑक्साइड की प्रॉपर्टी। नंबर 6, एक्शन ऑफ वाटर। कार्बन, silicon, germanium are not affected by water in ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर या हीट वीट थोड़ा बहुत कर दिया तब भी कुछ होता नहीं इनका पानी के साथ। बट एक्सट्रीम कंडीशन में वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाते हैं। जबकि टिन, अगर हम टिन को वाटर के साथ हीट करते हैं देन इट गिव्स हाइड्रोजन, giving SnO2 and hydrogen gas। Lead does not decompose water। lead वाटर को डिकम्पोज नहीं करता। Pb is not affected by water due to presence of protective layer of oxide on सरफेस। लेड के सरफेस पे लेड ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जिसके वजह से फर्दर लेड का रिएक्शन नहीं होता, लेड की रस्टिंग नहीं होती है।
लेड इज नॉट रस्टेड। समझ गए? और यही कारण है ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती थी लेड की, और वो एक्सकैवेशन में, खुदाई में अभी भी जब निकलता है तो बस उसकी अच्छी से सफाई कर दी जाती है। धो देने के बाद बिल्कुल एकदम वो चमकने लगता है, क्योंकि उसकी वेदरिंग नहीं हुई है, रस्टिंग नहीं हुई है। समझ गए सब लोग? तो एक्शन ऑफ वाटर। इसके बाद आ जाओ रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं दे रिएक्ट विथ हेलोजन फॉर्मिंग टेट्राहेलाइड्स मेनली। कार्बन फ्लोरीन के साथ हीट करो, CF4 बन जाए। जर्मेनियम क्लोरीन के साथ हीट करो, GeCl4 बन जाएगा। हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टिन को क्लोरीन के साथ हीट करो, SnCl4 बन जाएगा। लेकिन अगर टिन को आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो SnI2 बनता है, क्योंकि आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो स्टैनिक बनने नहीं देता, वो स्टैनस पे ही रोक देता है। जबकि लेड किसी के साथ, चाहे क्लोरीन के साथ हो या ब्रोमीन के साथ हो या आयोडीन के साथ हो, ये PbCl2 ही बनाएगा, PbBr2 ही बनाएगा और PbI2 ही बनाएगा हीट करने पे, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दे डू नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन नॉर्मल कंडीशन। समझ गए? तो ये हो गया रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस। कौन सा नंबर था ये? 6 नंबर, 7 नंबर। एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक वीक इंटरेक्शन होता है और उसके लिए बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स को पास होना जरूरी है, यानी कि स्मॉलर साइज का हो, और इसलिए पाई बॉन्डिंग एबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। समझा? पाई बॉन्डिंग एबिलिटी decreases down the group। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आपको ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बताए। अब इसके बाद स्पेसिफिक कार्बन और सिलिकॉन को पढ़ना है हमें। तो आज थोड़ा सा कार्बन को हम देखते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन की एलोट्रॉपी के बारे में थोड़ा सा जानना है। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 कॉमन एलोट्रोप्स हमारे कोर्स में मेंशन है। दे आर डायमंड,
ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, जिसे कि बक्की बॉल भी कहते हैं। इनके स्ट्रक्चरल फीचर थोड़ा सा आपको जानना है। तो सबसे पहले डायमंड। डायमंड में कार्बन का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, और वो 3D में चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा होता है। क्या होता है इसमें? कार्बन इस तरह से 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, और ये सभी कार्बन फर्दर फोर कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होगा। देखो ये हो गया 4, 1 2 3 4। इसी तरह से फिर ये वाला कार्बन भी अगर हम देखें तो इस तरह से जाएगा, और इस तरह से होगा। तो ये 3D में चारों तरफ से एक्सटेंड हो रहा होगा। सो इट हैज 3-dimensional network structure in which each carbon is tetrahedrally bonded to 4 carbon by single sigma covalent bond। और इस सिग्मा बॉन्ड का लेंथ जो होता है 154 पिकोमीटर होता है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? तो सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ईच कार्बन बॉन्डेड होता है। अगर हम सॉलिड स्टेट के टर्म में बात करें तो आपको सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर मैंने करवाया था, अगर आपको याद होगा, डायमंड का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन का FCC होता और साथ में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन होता। सो इन terms of crystallography, it has FCC arrangement of carbon with 4 more carbons present in alternate tetrahedral voids। FCC में 4 एटम होते हैं नेट पर यूनिट सेल, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। याद करो, हर स्मॉलर क्यूब उसका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 और कार्बन आ जाएंगे। समझ गए ना सभी लोग? डायमंड का स्ट्रक्चर, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस।
नेचर में जितने भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं उसमें ये हार्डेस्ट है, बट आर्टिफिशियली इससे भी हार्डर सब्सटेंस बना दिया गया है जो इसको काटता है। समझ गया? डायमंड में इतना ही इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है डायमंड में। अब आ जाओ ग्रेफाइट। It has layered structure, has layers of hexagons, layers of hexagons stacked one over other as, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये एक हेक्सागन मैंने बनाया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर इसके ऊपर एक लेयर होगा, कार्बन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। है ना? और ये मैंने एक एक हेक्सागन को दिखाया है नीचे ऊपर करके, बट एक्चुअल में तो हर प्लेन में ये हेक्सागन एक्सटेंड हो रहा होगा, है ना? हर प्लेन में ये हेक्सागन एक्सटेंड हो रहा होगा इस तरह से। इसके ऊपर फिर बनेगा तो ये कार्बन है सर। अब अगर हम देखें तो एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, ईच कार्बन is associated with 3 carbons with 3 sigma bonds leaving one of its electrons, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, leaving one of its electron नॉन बॉन्डेड। वही जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रह जाता, वही जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हर कार्बन पे रह जाता, वो डीलोकलाइज हो जाता, जैसे बेंजीन में 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिक्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है यहां पे, और यही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बना देता है, डिस्पाइट इट इज ए नॉन मेटल। सुना ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है। सो सिक्स non-bonded electrons of a hexagonal ring
are delocalized like in benzene. यही delocalized इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाता है. These free electrons provide electrical and thermal conductivity to ग्रेफाइट. अब कार्बन के अराउंड तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2. सो ईच कार्बन इन ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं. इसके बाद एडजेसेंट लेयर्स के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. ग्रेफाइट में यहां पे वीक van der Waals force of attraction. एडजेसेंट लेयर्स के बीच में वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू विच ग्रेफाइट्स जो है वो स्लिपरी होता और लिब्रिकेंट की तरह यूज होता है. हैवी मशीनरी में ग्रीस के काम में आता है. due to weak van der Waals force of attraction between the adjacent layers graphite is soft and slippery. आ रहे हो? आ जाओ. सॉफ्ट एंड स्लिपरी. समझ गए ना? सो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. तो ये हो गया ग्रेफाइट की कहानी. बॉन्ड लेंथ वगैरह इसमें याद रखें तो अच्छा होगा. ये कार्बन कार्बन के बीच 142 पिकोमीटर होता है और दो लेयर के बीच में अराउंड 340 पिकोमीटर होता है बिटवीन एडजेसेंट लेयर. समझ गए? इसके बाद तीसरा आता है फुलेरिन. सबसे पहले ये एक आर्टिफिशियल एलोट्रोप है. नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता. इसको साइंटिस्ट ने बनाया, लेबोरेटरी में बनाया. इट इज एन
artificial, it is an artificial allotrope of carbon. इसे बनाया जाता है ग्रेफाइट को इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, हीलियम या और आर्गन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो इससे जो कालिख बनता, कालिख, कभी दिया जलते देखा आपने? सोचोगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं वो वाली दिया की बात कर रहा हूं, देसी दिया, देसी गांव में जो दिया जलता है केरोसिन ऑयल से या लैंटर्न, तो उससे बड़ा काला काला धुआं निकल रहा होता है। उसके ऊपर अगर कुछ रख दो तो उस पर जाके कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। उसी की बात अभी हो रही है। तो वो जो राख, कालिख, काजल जो उससे निकलता है, उसमें कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। कई एलोट्रोप्स होते हैं, मेनली वो C60 होता है। इसके साथ C70 से लेके C अप टू 350 तक भी होता है, लेकिन ये माइनर होता है। मेनली C60 बनता है और इसी को बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं, बकी बॉल। ये C60 हैज सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ 6 मेंबर्ड और कुछ 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। फुटबॉल को देखा है ढंग से कभी? तो उसके सरफेस पे जाके देखना, जो लेदर्स होते हैं उसमें कुछ लेदर्स के जो ब्लॉक होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, कुछ पेंटागोनल होते हैं। सो सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर विथ 20 hexagonal ring and 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। अच्छा, एक और खास बात उसमें ये होता है कि उसमें जो हेक्सागोनल रिंग होता है वो शेयर हो सकता है हेक्सागन से भी, पेंटागन से भी। उसके अराउंड हेक्सागन पेंटागन दोनों हो सकते हैं, लेकिन पेंटागोनल रिंग के अराउंड केवल पेंटागन ही होंगे। hexagonal rings are shared by hexagonal or pentagonal or both type of rings, but pentagonal rings are shared by only pentagonal rings। समझ गए? तो ये है कहानी कार्बन के एलोट्रोप्स की। अब इसके बाद कार्बन के 2 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं इस थोड़ा इसको। ग्रुप 14 छोटा सा है, मेनली ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 काफी बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और कार्बन में जो बातें हैं सब जनरल सी बातें हैं, बच्चों को पता भी होता है पहले से ही। सिलिकॉन में थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग बात। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आपको इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है और प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रिपरेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडस्ट्री में इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, खास करके मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में, और इसलिए इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। बट सावधानी भी उतनी ही बरतनी होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस होता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी सुना होगा आपने विशाखापत्तनम में क्या हुआ है। विशाखापत्तनम में गैस लीक हुआ और कई लोग जो कोरोना से बच गए उनको गैस ने लपेट लिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, बट वेरी स्पेशल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड। समझ गए इस बात को? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। इसका लार्ज स्केल प्रिपरेशन कैसे होता है? तो बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओवर रेड हॉट चारकोल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हीटेड कार्बन के ऊपर से पास कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, CO बन जाएगा। CO2 is reduced when reacted with carbon at high temperature। या फिर by passing steam over चारकोल और हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के ऊपर से स्टीम पास कर दो, वाटर वेपर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, और इस मिक्सचर को सुना होगा आपने शायद, वाटर गैस कहते हैं, जो कि अमोनिया के सिंथेसिस में प्रिपरेशन में यूज होता है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। अगर आप मीथेन लेते हैं और H2O वेपर, अगर कुछ याद आता हो तो ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन भी था। तो ये CO प्लस 3H2 गैस, या फिर कार्बन को एयर के साथ, एंड एयर इज मेनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वेरी हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर CO2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CO गैस और नाइट्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस।
तो लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े पैमाने पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना होता है तो इसके ये सब तरीके होते हैं। या तो CO2 को रिड्यूस कर दो कार्बन के साथ, या फिर वाटर गैस रिएक्शन के थ्रू। वाटर गैस रिएक्शन में वाटर पास करते हैं आइदर ओवर चारकोल और हाइड्रोकार्बन, या फिर डायरेक्ट कार्बन का कंबशन कर दें एयर में एट वेरी हाई टेम्परेचर। दे आर द मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन लार्ज स्केल। इसी तरह से अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाते हैं, ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है, जो फर्स्ट रिएक्शन मैं लिख रहा हूं। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक और ऑक्जेलिक एसिड with concentrated H2SO4, HCOOH, concentrated H2SO4 क्या करेगा, ये पानी निकाल लेगा उससे। तो जब पानी निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, CO। ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4। इसे जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं देन इट गिव्स H2O, CO2 प्लस CO, जरा ध्यान दो, सॉरी CO प्लस CO, CO2 प्लस CO ना, एक ऑक्सीजन, दो तीन ऑक्सीजन, एक चार ऑक्सीजन। तो ऑक्जेलिक एसिड को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ कार्बन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है बाय हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 with concentrated H2SO4। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट करते हैं देन K4FeCN6 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे देगा K2SO4 FeSO4, नाइट्रोजन बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, और उसके अंदर जितने भी कार्बन है वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। समझ गया? या फिर बाय हीटिंग लाइमस्टोन विथ जिंक। अगर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जिंक मेटल के साथ हीट कर दो तो ये देगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए? हीटिंग metal oxides with carbon। कुछ मेटल ऑक्साइड्स से Fe2O3 को अगर हम कार्बन के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं देन इट गिव्स Fe एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी यहाँ पे ले सकते हैं। हीट करो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो ये सब रिएक्शन है जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी को जरा सुन लेते हैं। प्रॉपर्टी सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसके प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले स्ट्रक्चर। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन अपना ऑक्सीजन को तो ऑक्टेट बना देता है। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन के पास अभी 6 ही हो पाया है। अपना 4 और 2 शेयर किया, तो अब क्या रास्ता बचा? रास्ता बचा डेटिव बॉन्ड का, कि अगर ऑक्सीजन का एक लोन पेयर शेयर हो जाए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में थ्रू डेटिव बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट मेंटेन भी रह जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट पूरा भी हो जाएगा। समझ गए? सो इट हैज अ सिग्मा बॉन्ड, पाई कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई कोऑर्डिनेट क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन रखा है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन sp2 होगा, नहीं sp होगा। लोन पेयर तो एक ही रहा ना, एक तो चला ही गया, तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर sp। समझ गया? Carbon monoxide is highly poisonous to human। कारण हीमोग्लोबिन के अंदर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है, उसके अंदर आयरन होता है। और उसका काम क्या होता है आरबीसी का? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, और वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। मेटाबॉलिज्म सिंपली कंबशन है। तो जो हमारा बॉडी का जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो मेटाबॉलिज्म है, और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए जो आरबीसी बॉडी के अंदर लेके जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी 300 टाइम्स ज्यादा है देन ऑक्सीजन टू बाइंड विथ आरबीसी। कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन विथ आयरन ऑफ द आरबीसी। तो जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होंगे, हम जैसे ही एयर इनहेल करेंगे, तो क्या होगा? हमारे बॉडी के जितने भी आरबीसी हैं वो सभी सीओ के साथ बॉन्ड बना लेगा, और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा। तो जब फ्यूल ही रुक जाएगा बॉडी को, तो बॉडी भी रुक जाएगी, है या नहीं? हीमोग्लोबिन affinity for carbon monoxide about 300 times
मोर देन ऑक्सीजन। तो इससे क्या होगा, therefore all RBC red blood corpuscles binds to carbon monoxide, supply of oxygen to the body is stopped। आगे क्या होगा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही बॉडी को रुक जाएगा तो लिखेंगे कैसे, तो मर ही जाएंगे ना। So oxygen to the body is stopped. Therefore, carbon monoxide is highly toxic. Carbon monoxide is a neutral oxide. न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब न एसिडिक न बेसिक है। ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता, यानी कि ना तो एसिड है ना बेस है। इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में एंड देयरफॉर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? तो आज इतना, कल कार्बन डाइऑक्साइड कराएंगे आपको और उसके बाद फिर सिलिकॉन की केमिस्ट्री कल करेंगे। तो ग्रुप 14 कल हो ही जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन है ग्रुप 15, ग्रुप 15 में टाइम लगेगा और तब तक उम्मीद करते हैं लॉकडाउन खुल जाएगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।